सियासी बहरान या बाहर के ममालिक के साथ जो मुल्क की लड़ाई हुई, जो हमले हुए बैरून मुल्क की तरफ, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हुआ, और जम्मू का भी हुआ, क्योंकि आप जम्मू का मतलब जो पुंछ एरिया और ये हमारा बॉर्डर जम्मू सांबा कठुआ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये सब लोग शिकार हुए। इस रियासत का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर वक्त गोलियों का शिकार हुआ, और बीच में बदकिस्मती से मिलिटेंसी का ऐसा दौर आया जो गुज़श्ता 32-33 सालों से थमने का मौका, थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और रुकने का नाम ही ले रहा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, कश्मीरी पंडित सबका कत्लेआम हो। कई लोग, कश्मीरी पंडित भी और मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी, यहां से भाग के गए, जम्मू गए और दूसरे मुल्क में गए, जिसकी वजह से हमारी इक्तिसादी, तालीमी, सियासी बदहाली जो पहले से बिगड़ी हुई थी और भी बदहाल हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और बिलखसूस कश्मीर के लोगों ने उसका मुकाबला किया। एनकाउंटर भी हुए, असली एनकाउंटर हुए, कभी कभी नकली एनकाउंटर भी हुए। लेकिन जब मैं चीफ मिनिस्टर आया, शायद जम्मू कश्मीर की तारीख में या हिंदुस्तान की तारीख, जो शिकायतें मिलती थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, मिलिटेंट को आर्मी मारती थी, पुलिस मारती थी, कोई शोर शराब नहीं होता था, लेकिन जब बेगुनाह मारा जाता था तो बहुत शोर बचता था। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो इसी तरह से एक दिन मुझे श्रीनगर लाल चौक के रेडी वाले 100 लोग आए, डेलीगेशन, और कहा सब हमारे 3 रेडी वाले अभी 1 हफ्ते से गुम, वो घर गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। 2 कश्मीर वादी के थे, 1 बारहल का, और जब उनके घर हमने फोन किया तो वो कहते यहां तो आए नहीं, तो गुम हो गए। मुझे शक हो गया ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, कहीं गलत आदमियों को पुलिस ने, आर्मी ने, फौज ने मारा। मैंने होम मिनिस्टर के नाते उसकी जाती तौर पर तहकीकात शुरू, एक अफसर को नहीं लगाया, अलग अलग 10 अफसरों से पूछा, और फिर मैं इस नतीजे पहुंचा था कि उसी दिन पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाकिस्तान ट्रेंड 3 मिलिटेंटों को मारा। तो तहकीकात ज्यादा टाइम नहीं लगाया, 20 दिनों के अंदर मैंने तहकीकात के इस नतीजे पे पहुंचा कि जिस दिन ये दिखाया गया है कि 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को मारा गया है, उसी दिन ये गुम हो गए। मैंने कहा अपनी सीआईडी से, भाई जो आप मारते हो पाकिस्तानी मिलिटेंट या यहां के, उनकी कब्रें वबरें ठीक बनाते हो, क्योंकि उसके बाद खत्म हुई। तो मैंने कहा मुझे दिखाना है कि 1 महीने में जितने लोग मरे हैं
2 से ज्यादा मैं वो कब्रें देखने जाना चाहता। ये एक बहाना था। और हर कब्र पे लिखो कि 2 आदमी कहाँ हैं, 3 आदमी कहाँ और किस डेट के कहाँ। तो मैं जब इस नतीजे पे पहुंचा कि उस दिन के 3 आदमी इन कब्रों में हैं, लिस्ट आ गई, तो पहली रात को मैंने ये 3 जो मारे गए थे उनके घर वालों को बुलाया। खुशकिस्मती के से शायद सर्दियों का नवंबर का महीना था। तो मैंने कहा अगर मैं कब्रें खुदवाऊंगा तो पहचान पाओगे? कहा जी जरूर। तो मैंने पुलिस को नहीं बताया, बुलाया है कि उन्हें शक पड़ा। सीआईडी को भी नहीं बुलाया, किसी को, आर्मी को। लेकिन तब तक मैंने निशानदेही की थी कि कौन है वो। बदकिस्मती से वो आर्मी नहीं थी, 12-13 के लोग हमारे ही थे, एक जम्मू का और बाकी सब कश्मीरी थे, पुलिस वाले। तो मैंने अपने कुछ ऑफिसरों को भेजा सुबह बुला के कि अभी कब्रें खोदो और इनको ले लो, और ये अगर बॉडी पहचाने तो मुझे मोबाइल पे फोन करो। बॉडीज खोदी और इन्होंने पहचाना तो मैंने कहा सीधे यहां से उन 12-13 अफसरों को अरेस्ट करो। अल्लाह के फजल से आज आज वो 15-16 साल से जेलों में के पीछे। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सालों तक कोई फॉल्स एनकाउंटर नहीं हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद फौज के हाथों कोई फॉल्स एनकाउंटर शायद शोपियान का हुआ, राजौरी के मजदूर थे, उन्होंने जब कोर्ट मार्शल किया तो उन्होंने मान लिया हमारी फौजियों की गलती थी, तो वो नतीजा उसका हुआ। तो कौन कहता है कि हमने एक्शन नहीं लिया? हमने मिलिटेंसी का भी मुकाबला किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं होने दी। इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने जो ख्वाब देखा था, आपने जो ख्वाब देखा था खुशहाल कश्मीर, डबल शिफ्ट की, ट्रिपल शिफ्ट की, कोई मजदूर जम्मू कश्मीर का मजदूरी के बगैर नहीं रहा। मैं अभी जम्मू में 43 के 43 जिलों के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेटों से मिला और 3 दिन चिनाब वैली का दौरा किया। 99% मजदूरों ने कहा हमारे पास मजदूरी नहीं है 3 साल। मेरे वक्त में 3 शिफ्टों में जम्मू कश्मीर में मजदूर नहीं मिलता था 3 शिफ्टों के लिए। पंजाब से आते थे, हिमाचल से आते थे 3 शिफ्ट। कारपेंटर नहीं मिलता था, दुसलोस नबानान, मेसन नहीं मिलता था। 1 शिफ्ट के लिए मिलता था, दूसरी शिफ्ट के लिए, तीसरी शिफ्ट के लिए मिलता था। बिल्डिंगें रात को बनती थी, दिन में बनती थी। ये ट्यूलिप गार्डन जहां लाखों टूरिस्ट आते हैं, ये 1.5 साल में, जिस दिन मैं देखने गया जगह और जिस दिन इनॉग्रेशन किया टिपक्षी में, 1.5 साल में बना। ये असेंबली 1.5 साल में 3 शिफ्टों में बना। हज हाउस, पहला हज हाउस हिंदुस्तान का, अगर आखिरी नहीं कहूं, जिसमें इमिग्रेशन और कस्टम हज हाउस में ही होता। ये 8 महीनों में बना। जम्मू में मेरे हिंदू भाइयों के लिए जो यात्रा करने यहां जाते हैं, कश्मीर में अमरनाथ जी यात्रा के 3 महीनों में मैंने
उनके लिए यात्रा निवास 4 मंजिला कई हॉल बनाए, उसके बाद किसी ने उसका आज तक व्हाइट वॉश भी नहीं किया। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं कह सकता मैंने भेदभाव किया। इसी आपके शहर में चीफ मिनिस्टर के नाते 300 बेड का हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल बना। पास में सोपुर में हॉस्पिटल था, लेकिन मैंने 300 बेड का और हॉस्पिटल बना। पास में ताज साहब के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए। सोपुर में जो पुराना हॉस्पिटल था उसको जच्चा बच्चा 5 हॉस्पिटल बनाए आपने, 50 बेड, 5 अस्पताल, 5 हॉस्पिटल, लेकिन वो 50-50 बेड के, हाँ 50। वो 50-50 बेड के कहते हैं आपने, और 5 हॉस्पिटल बनाए। लेकिन मैं सिर्फ 300 और 200 वाले बेड हॉस्पिटल गिनता हूं। और शायद जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली दफा 2.5 साल में 22 के 22 जिलों में नए हॉस्पिटल बने, जिसको आप ग्रीन फील्ड बोलते हैं, और तकरीबन 30-40 हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट बने। मुझे हिंदुस्तान में बताइए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाइए, मुझे बताइए। लोग सोए हुए थे, ये बांडीपुरा के हमारे साथी यहां पुराने लोग सोए हुए थे, तो इन्होंने सुना कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा बना। अनंतनाग के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके 2 अच्छा दम का रोजा की मंत्र बरियन 2 तरह बरियन सो दम क्यों मिलिटेंट गामदूत सरकार बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट बना। श्रीनगर का कोई मांग नहीं थी, फारूक साहब, शेख साहब, उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट बन गई गांधरबल। ये अनंतनाग जो मिलिटेंट का अड्डा था, दुनिया को सेब भेजते थे, शोपियान वाले, इनको सोए हुए इनको नया डिस्ट्रिक्ट दिया। पुलवामा नया डिस्ट्रिक्ट दिया। ये कहां से आया? जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट दी, कभी मांग नहीं थी। कितने पुल बने, कितने हायर सेकेंडरी बने, कितने डिग्री कॉलेज बने, उसके लिए मुझे कई घंटे चले। और हेल्थ में इसके नाते आपके इस बारामूला को नॉर्थ कश्मीर के लिए मेडिकल कॉलेज दिया। क्या बारामूला तो इस वक्त सोचित हगान कि वरमोली बन मेडिकल कॉलेज साथ तुलियो खरा तो ये पता मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का 2 मतलब कि एक और 500 बेड का हॉस्पिटल बन गया, और फिर इतने डॉक्टर जो पढ़ाते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं, और फिर एमबीबीएस भी लोग साथ करते हैं। यहां बनाया मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग बनाया मेडिकल कॉलेज, कुपवाड़ा कैंसर कॉलेज, श्रीनगर के कई हॉस्पिटल, एक नहीं एक आधे दर्जन के लिए हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी भी और जच्चा बच्चा के लिए भी। जम्मू कश्मीर का कोई सड़क देखे उस पे हमारा नाम होगा। जम्मू कश्मीर का कोई हॉस्पिटल होगा, पुंछ से लेकर मैंडर से लेकर डिग्री कॉलेज वो टंगडार तक होगा, उसमें मेरा पत्थर होगा। शायद अलग अलग गवर्नमेंटों ने वो पत्थर हटा दिए, लेकिन उनके दिलों में मेरा नाम मिटा नहीं सकते। बहुत कोशिश करें, मेरा हुकूमत का दौर, मेरा नाम आपके दिलों से हटाएं, अनथक कोशिश की जा रही। ये बीजेपी वाला है, ये फलां वाला है। गुलाम नबी आजाद था, गुलाम नबी है। मसद खुदा का सब
नबी का गुलाम है, वो किसी की दुनिया के लिए आजाद, उसे कोई दुनिया की ताकत खरीद नहीं सकती, उसकी सोच दुनिया की कोई बोल नहीं सकती। ये जो डरे हैं, मैं क्या करूं, वो अलग अलग इल्जाम लगाएंगे। किसी ने इल्जाम लगाया कि 370 पर गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में खिलाफ वोट दिया। मैं अल्लाह के मेहरबानी से कहिए, सुनिए, अल्लाह से मैं कहता हूं कि वो 10-20 साल पार्लियामेंट में रहे, मैं 40 साल रहा हूं, वो समझे कि वोट किसके खिलाफ दिया। वोट होम मिनिस्टर ने लाया था दफा 370 को खत्म करने का, तो मैं उसके साथ वोट देता कि उसके खिलाफ देता? तो खिलाफ देना था। आप क्या हक में देते? नहीं। क्या इसको हटाओ? वो बिल थोड़ी था कि इसको जारी रखो। सरकार का बिल था हटाने के लिए, तो मुझे उसके खिलाफ देना था कि नहीं, हम हटाने के फेवर में नहीं। उनको वो तो पहले सीखे कि पार्लियामेंट में वोट किसको हक में देना होता नहीं होता, जो सरकार के खिलाफ देना होता वो, तो ये सीखे। और हिंदुस्तान की तारीख में एक और भी बताऊं, लीडर अपोजिशन लोकसभा का हो 75 साल से, बदकिस्मती से कांग्रेस के दौरान जो लीडरशिप है जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई, उनके वक्त में लीडर अपोजिशन बन ही नहीं पा रहा है। यही बदकिस्मती। तो एक ही लीडर अपोजिशन, लेकिन जब तक वहां भी लीडर था अपोजिशन का, और यहां हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला दोनों हाउसेस में लोकसभा राज्यसभा है कि लीडर अपोजिशन 4 घंटे नीचे जमीन पे प्रोटेस्ट पे बैठा। वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। जिनको मालूम नहीं पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट के बारे में कम बोला करें, नहीं बोले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और उसके बाद में बोला 4 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि मेरे एक MP बाहर गए, उसने कहा जी टेलीविजन कैमरा आप पर और हम जो खड़े हैं हम पर फोकस ही नहीं किया गया, तो आपको किसी को पता ही नहीं लगेगा आपने बोला और नीचे भी बैठे। तब मैंने चेयरमैन को कहा कि मैं बोलना चाहता हूं, और मेरी 370 पर दुनिया के 200 ममालिक ने तकरीर देखी है। अगर उन्होंने नहीं देखी है तो उनकी आंखों का और कानों का धोखा है। आपने देखी है? बिल्कुल जरूर। जिसने देखी है जरा हाथ करो, हाथ खड़े करो। सबने देखी। नहीं, और उसको सर्कुलेट करे, उन्होंने देखी। आज कहते हैं कि आप 370 पे ज्यादा क्यों नहीं बोलते? कहते हैं ना, गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में भी नंबर 1 रखा, स्टेट हो नंबर 2, उसी के साथ जमीन कोई बाहर वाला न खरीदे, नौकरी बाहर वाला न खरीदे। वो 15A है, 35A, 35A। मेरे भाई जो ये कहते हैं गुलाम नबी आजाद 370 नहीं है, गुलाम नबी आजाद 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 40 साल। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं बनी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दें जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए।
550 में से तकरीबन 350, लोकसभा में 550 में, मैं एक्चुअली नहीं बताता हूं, कोई गलती नहीं निकाले, लेकिन 350 के सिर्फ 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही। अल्लाह करे, लेकिन जो मैं सियासत में रहा हूं, मेरी जिंदगी में 360 सीटें 50 सीटें कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं आ रही। तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे वोट दो। कहां से मैं नानी से लाऊंगा 350 वोट? कहां? जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती ही नहीं। खुदा न करे कि वो 50 से और आधा हो जाए, तो क्यों मैं गुमराह करूं? राज्यसभा में जब मैं लीडर बना 8 साल पहले, 73 एमपी थे। कांग्रेस स्टेटों के बाद स्टेट हारती जा रही है कि वो राज्यसभा के लिए स्टेटें जीतना, और 73 से अभी 30 या 32 पहुंच गए, ऊपर नहीं जा रहे, आधे से नीचे हो रहे। अगले साल वो 20 पर पहुंचेंगे, और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वोट? तकरीबन 250 वोट। मैं कहां से लाऊं? जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म करें, उनको कहते तुम खुद एमपी जीत सकते हो कि नहीं? किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा मेंबर लाने की हिम्मत थी, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत? बताओ, अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलते, वो झूठ बोलते हैं। फिर एक फरेब, फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजिटेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है, उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। लेकिन हिंदुस्तान की मैंने सियासत की। मैं अभी किसी कश्मीरी या जम्मू का, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का, मजहब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, इलाकाई परस्ती की बुनियाद पर वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 4 वोट आए या लाखों वोट आए, लेकिन बहुत खून बहा। अब आपका साथ रहेगा और मेरा खून रहेगा इंशाअल्लाह। आज से कई साल पहले आजादी की जंग में हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल लड़ते रहे। बंगाल से हमारे सुभाष चंद्र बोस, वो हमारी अमीन साहब की तरह जरा ज्यादा जल्दी में थे, उन्होंने फौजी बना दी, उसमें सब हिंदू मुसलमान फौज, आजाद हिंद फौज। उन्होंने क्या नारा दिया था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दे दो। मैं जम्मू कश्मीर के लोग कहता हूं, तुम मुझे साथ दे दो, मैं खून दूंगा। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती, बिल्कुल, उसके लिए जिद्दोजहद कर दी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। हम इतनी स्टेटें बनाते हैं रोज, कई उनके बिल मैंने पेश किए हैं यूटी से, 2/3 अक्सरियत नहीं, और वो तो गवर्नमेंट ने मना।
जमीन हमारा वापस करें, हम उसकी मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला। उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती, कोई बाहर वाला नहीं करे। तो मैं वो कह रहा हूं जो हो सकता। मैं कहूंगा मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, तारे, क्या मैं ला सकता हूं तारे? मैं कहूंगा मैं आसमान को जरा दोपहर में उसकी गर्मी कम करा करूंगा, गर्मी न लगे, मैं कर सकता हूं। तो क्यों क्या इशालता रखा हुआ, बेअक्षलता रखा। गुलाम नबी आजाद 370, अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी, अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जिनके 35-35 एमपी, को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में, मुझसे मत मुलवाओ। और हमारे पार्लियामेंट में भी लोकसभा में और राज्यसभा में जानकारी के लिए सिर्फ G23 जो मेरा ग्रुप था 23 का, उन्हीं 5 लोगों ने बोला मेरे राज्यसभा में, या आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें गुलाम नबी आजाद, ये था सब बात था, ये तो लिखा गुलाम नबी आजाद G23, आनंद शर्मा G23, कपिल सिब्बल G23 लोकसभा और ये राज्यसभा, और लोकसभा में मनीष तिवारी G23, शशि तरूर G23, कांग्रेस वाला भी नहीं है उसमें कुछ। तो ये सोचो, शायद गुलाम नबी आजाद एमपी लीडर अपोजिशन न होता तो शायद कश्मीर पर ये वो आवाज भी नहीं को उठाने वाला। तो किन हालात में पार्लियामेंट चल रहा है, किन हालात में हिंदुस्तान की चल रहा है, और यहां अपनी दुकान चलाने के लिए फिर दुकानदार लगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आज पका मैं ये कह रहा हूं कि आज गुमराह मत दोबारा हो जाए। कुछ लोग जेल में गए, वो ये भी कहते हैं गुलाम नबी आजाद जेल में गए। अरे मैं यहां होता तो मैं सबसे पहले जेल जाता, लेकिन अगर पार्लियामेंट नहीं चलती तो पार्लियामेंट के दौरान सुनिए, लीडर अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के कोई पकड़ नहीं सकता। मैं लीडर अपोजिशन था, पार्लियामेंट चल रहा था, तो अगर मुझे सरकार, वैसे तो उनको आंदोलन करने का यहां खतरा था, मैं दिल्ली में कौन सा आंदोलन करता, उनको तो एहतियात के तौर पे मैं था, अगर कश्मीर होता तो बंद कर देते, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा था, उसमें मुझे बंद नहीं कर सकते थे। पूरी दुनिया में आवाज उठती कि पार्लियामेंट वाला यहां दिल्ली में इसका घर नहीं है, तो ये कौन सी एजिटेशन कर सकता है, इसलिए नहीं किया। लेकिन मैं रुका नहीं, उस पार्लियामेंट चल रहा था, मैं दिल्ली से कश्मीर आया, एयरपोर्ट पे 5 घंटे न बाहर निकलने दिया, आखिरी फ्लाइट में पैक करके मुझे वापस भेज दिया। फिर मैं जम्मू गया, जम्मू में 4 घंटे एयरपोर्ट पे रख के वापस भेजा। फिर दूसरी दफा मैंने तमाम पार्टी के लीडरों को जमा किया और राहुल गांधी को मैंने कहा कि मैं एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर ले रहा हूं, आप भी आए। और फिर हमें 4 घंटे एयरपोर्ट पे रखा और वापस किया। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों का दुख और दर्द में शामिल होना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हुकूमत मुझे जम्मू कश्मीर जाने नहीं देती।
मेरी स्टेट, मैं पार्लियामेंट के दिनों में पार्लियामेंट का इंतजार नहीं कर सकता ये कब तक रुकेगी। इसी शशवी तरूर ने जो मेरा G20 का था, एक और मुसलमान बेचारा वकील था यूपी का, उसको भी बहुत मैं मुबारक देता हूं। वो कई पेशा सुप्रीम कोर्ट ने किए और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग जाने की दी और जम्मू में सिर्फ जम्मू शहर। मैं श्रीनगर में डेलीगेशनों से मिला, बारामूला में मिला, बारामूला शहर में बाकी हमारे लीडर बंद थे, यही ककरू तब चेयरमैन था और कारपोरेटर हमारे 8-10 थे और हमारे साथी उन्होंने डेलीगेशन में लाए। मैं अनंतनाग में सुबह से रात और किस हालात में मेरे आए, मेरे साथ बाहर उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, आने नहीं दिया जाता, 2 कैमरे बाहर लगे थे और जब से मुझे अंदर मिलते थे अकेले में वहां भी रिकॉर्ड होता था। हिंदुस्तान के इतिहास में हमने ये भी देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट जो आपकी है वो पब्लिक नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट को दी। वो रिपोर्ट मैंने आपके दुख और दर्द, तकलीफें, मुसीबतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज भी मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं 2-3 मिनट बोलूंगा। मेरा एजेंडा वही रहेगा, ये 2-3 चीजें, स्टेटहुड के लिए जद्दोजहद, जमीन पे और नौकरी पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक, कारोबार यहां के लोग लें। आज रेत भी जम्मू की रेत, कश्मीर की रेत भी बैरूनी स्टेट से आते हैं, ठेकेदार भी वहीं से आते हैं, कारपेंटर भी वहीं से आते हैं। हमारा मजदूर कहां जाएगा, हमारा ठेकेदार कहां जाएगा? हमारे ईंट यहां थे, पत्थर 4-5 जेवन में और कहीं, वो भी बाहर वाले ले जाते हैं। बारामूला में भी कुछ खदानें, जब मैं आया था उस हालात में वो उनके लिए खाना भी नहीं था, वो बाहर जा रहे हैं। तो यहां के जितने भी वसाइल हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खर्च, डेवलपमेंट होगा, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट होगा, बेकारी, बेरोजगारी खत्म होगी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। जब 15 साल पहले हो सकते थे, आज 15 साल बाद कहां डॉक्टर गुम हो गए, कहां टीचर गुम हो गए, कहां प्रोफेसर गुम। उसका मतलब है कि कोई दिलचस्पी नहीं है लोग। बहुत सारी चीजें, उन तमाम चीजों का कोई जिक्र मैं करने वाला। मैं किसी लीडर के खिलाफ, वो नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी, सब कई मेरे दोस्त हैं, कई उनकी जान पहचान। 45 साल के मुसलसल इस सियासी दौर में ये कहेंगे उसने रोया, इसने रोया, इंसान रोता है। मैंने गुजरात के लोगों की, जो यही हादसा हुआ था कश्मीर में, मैं चीफ मिनिस्टर, गुजरात के टूरिस्ट को जब मिलिटेंटों ने मारा, मैं जब बस पे पहुंचा तो मैंने उनके टुकड़े देखे और बच्चे मेरे से लिपट गए। मैं रोता नहीं तो क्या करता? मैं कहता ये गुजराती हिंदू है, अरे मैं भी तो इंसान हूं। मोदी साहब ने उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात 10 दफा फोन किया और मैं रो रहा था। मेरे पीए ने कहा कि आजाद साहब रो रहे हैं, वो बात नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा मैं बाद में बात करूंगा। मैं हॉस्पिटल में इनके साथ गया, वहां उनका फोन आया तो वहां 1-2 मिनट बाद, वो दिन में कई दफा फोन करते रहे। जाहिर उसकी स्टेट का सवाल था, लोग। फिर मैं शाम को, जब मैंने मनमोहन सिंह जी से 2 हवाई जहाज मंगाए, आर्मी फौज, एक में जो मौत जिनकी हुई थी, दूसरी जख्मी और वो, फिर जब मैं जहाज में उनको अलविदा करने गया, फिर वो बच्चे मुझसे लिपट गए, मेरे बाप को वापस दे दो। फिर मैं चीख चीख के बोला कि मेरे बच्चों, तुम आए थे कश्मीर देखने, यहां की हवा देख, हवा
अब हवा देख लें, लेकिन मैं आपके बाप की मां की लाशें भेज रहा हूं। रो रहा था। फिर मोदी साहब का फोन कि भाई आपने सियाफ किया कि नहीं, क्या उसको रिसीव करना था। तो उस रोते रोते उसने मैंने बात की। तो उसी लिए मोदी साहब ने जब मैं पार्लियामेंट से अलविदा हो गया तो उन्होंने कहा, ऐसे रो रहे थे जैसे इनका घर का कोई आदमी गुजर गया। उस पे वो रो दिए। अब ये कौन से, उसने ये तो नहीं कहा कि इनके बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता, इनके आप बगैर मैं सो नहीं सकता, इनके बाद बगैर मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने कहा सल्यूट है, ऐसा आदमी भी कश्मीर है।